नमस्कार दोस्तों। कोविड 19 के दौर में अमेरिका और चाइना दोनों के रिश्ते काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं, जिसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी पड़ना लाजमी है। अभी पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट के लिए इंडिया को इनवाइट किया है। जाहिर सी बात है, इस तरीके के इम्पोर्टेंट समिट में शामिल होना इंडिया के लिए एक सम्मान की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बदलते हुए दौर में जो G7 है वो दुनिया का प्रतिनिधित्व ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। क्यों ना इसे G7 से बदलकर G11 कर दिया जाए, यानी कि इसमें 4 कंट्रीज जोड़ देनी चाहिए। ये 4 कंट्रीज हैं रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि G7 क्या है, ये कैसे काम करता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, G7 डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है। ये खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार G7 फॉर्मेशन की ज़रूरत ही क्यों महसूस हुई। तो 1973 में हुआ ये कि कुछ अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच वॉर हुआ। इस वॉर का नतीजा ये निकला कि जो ओपेक है उसने कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट ऑयल एम्बार्गो यानी कि ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस ऑयल एम्बार्गो के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ में तेल की किल्लत होने लगी। यानी आप इस तरीके से समझिए कि जो तेल पहले $3 पर बैरल था वो बढ़कर $12 पर बैरल हो गया, यानी सीधे सीधे 400% की वृद्धि हो गई। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तेल की किल्लत होने लगी। इसे हम ऑयल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। जब मार्च 1974 में ये ऑयल एम्बार्गो हटाया गया तो 5 जो समृद्ध देश हैं, जिनमें यूके, यूएस, जापान, वेस्टर्न जर्मनी और फ्रांस शामिल हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने मिलकर एक मीटिंग की और इस तरीके के ग्लोबल खतरे से निपटने के लिए कुछ रजामंदी बनाई गई। यानी अगर इस तरीके से कुछ ग्लोबल खतरे भविष्य में आते हैं तो उनसे किस तरीके से निपटा जाएगा। अब ये देश आपस में बातचीत करने लगे तो इनको कुछ कमी महसूस हुई। कमी इस बात की कि इस ग्रुप से कुछ और देशों को भी जोड़ा जाना चाहिए। बाद में इटली को जोड़ा गया। इटली को जोड़ने के बाद ये G6 बन गया। अब G6 के जो सदस्य देश हैं उनके बीच इस बात पर रजामंदी हुई क्यों ना एक कंट्री को और जोड़ लिया जाए, लेकिन इस बात की शर्त ये रखी गई कि उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, यानी उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही होनी चाहिए और वो इकोनॉमिकली भी समृद्ध होना चाहिए। इसलिए बाद में कनाडा को शामिल किया गया। इस प्रकार 1976 में इसने ऑफिशियली खुद को G7 के नाम से घोषित कर दिया। क्योंकि जो रशिया है वो यूएस को बेनिफिट कर रहा था, इसलिए 1998 में रशिया को भी इसमें शामिल किया गया। यानी पहले ये था G7 और बाद में हो गया G8। लेकिन 2014 में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया। यानी पहले तो ये था ग्रुप G8 और बाद में फिर से ये G7 हो गया। अभी पिछले दिनों अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि रशिया को भी टेबल पर होना चाहिए इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो G7 है वो पूरी दुनिया की 46% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। 58% नेट वेल्थ इन्हीं देशों के पास है और पूरी दुनिया की आबादी का 10वां हिस्सा इन्हीं देशों में निवास करता है। अब ये जान लेते हैं आखिरकार ये G7 ग्रुप काम कैसे करता है। तो G7 कंट्रीज के जो भी ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स हैं वो हर साल मिलते हैं और अपने अपने इश्यू पर चर्चा करते हैं। ये समिट 2 दिन चलता है और बारी बारी से हर कंट्री इसकी मेजबानी करता है। जैसे इस बार अमेरिका की बारी है। जब ये समिट खत्म होता है तो एक नोट तैयार किया जाता है जिसमें वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर सभी कंट्रीज की रजामंदी होती है। G7 समिट में अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव को भी इनवाइट किया जाता है। जैसे इस बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया जा रहा है। हालांकि इस G7 ग्रुप की आलोचना भी की जाती है, लेकिन ये G7 कंट्रीज खुद की सफलता भी गिनाते हैं। इनका कहना है कि टीबी, एड्स और मलेरिया से लड़ने के लिए जो फंड बनाया गया है उसमें G7 कंट्रीज की अहम भूमिका है। इसके अलावा 2002 से अभी तक करीब 2,70,00,000 लोगों की जान बचाई गई है। दावे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी हैं। 2016 में जो पेरिस ग्लोबल वार्मिंग एग्रीमेंट हुआ था उसमें इस ग्रुप की अहम भूमिका रही। वो बात अलग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इस एग्रीमेंट से अलग कर लिया था। दोस्तों, G7 समिट में अक्सर असहमति के स्वर भी सुनाई देते रहते हैं। 2018 में G7 समिट कनाडा में हुआ था।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस समय यह कहा था कि बाकी की कंट्रीज अमेरिका पर ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रही हैं। इसके अलावा इस ग्रुप की आलोचना इस बात पर भी की जाती है कि जब भी G7 समिट होता है तो उसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज पर बात ही नहीं होती। इसके अलावा आलोचना इस बात पर भी की जाती है कि ब्राज़ील और इंडिया जैसे देश G20 का हिस्सा तो हैं लेकिन G7 का नहीं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह प्रस्ताव आया है कि क्यों ना G7 को G11 में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो हम आशा करते हैं कि जो भी इसमें खामियां हैं उनको दूर कर लिया जाएगा, ऐसी आशा है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये प्रस्ताव दिया है कि G7 को G11 में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि G7 दुनिया का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है और भारत को भी इसमें शामिल करना चाहिए। भारत को G7 ग्रुप में शामिल करना, ये सीधे तौर पर चाइना को इस ग्रुप से दूर रखना है। कोविड-19 को लेकर अमेरिका और चाइना के रिश्ते काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं। आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरे ब्रीफली तरीके से बताया है कि कोविड-19 और ट्रेड वॉर को लेकर अमेरिका और चाइना के रिश्ते में क्या क्या बदलाव आए हैं और आखिर जो अब ये दोनों देशों के बीच सिचुएशन बनी हुई है, इनके रिश्ते काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। दोस्तों, वापस आते हैं हम। अभी ये जो प्रस्ताव आया है कि भारत को इस G7 ग्रुप में शामिल करना चाहिए, हालांकि सम्मान की बात तो है, लेकिन चाइना क्योंकि इंडिया का पड़ोसी है, सबसे पहले इंडिया की यही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचे। यानी अगर वो G7 में शामिल होता है तो पड़ोसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी स्थिति बननी चाहिए। सबसे पहले इंडिया की प्रायोरिटी यही है कि किसी भी वजह से चाइना के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी जो ये सिचुएशन चल रही है, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और लगातार न्यूज़ में देखा भी जा रहा है। इंडिया और चाइना एक बड़ी सीमा रेखा साझा करते हैं, तो भारत के पास इस समय केवल यही मौका है कि वो अपने कदम काफ़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाए। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि आखिरकार प्रस्तावित G11 ग्रुप में शामिल होकर इंडिया को क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जो मौजूदा G7 ग्रुप है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच रहकर इंडिया को वो सब कुछ हासिल होगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में इंडिया का कद और ज़्यादा ऊंचा हो सके। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। पेंच ये है कि इस बार तो अमेरिका होस्ट की भूमिका में है, लेकिन कोई भी कंट्री इस ग्रुप में तब तक शामिल नहीं हो सकता है जब तक बाकी के सदस्य देशों की इसमें रजामंदी ना हो, जैसे रशिया के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है। और एक कारण ये भी है कि अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर वो काम करना चाहते हैं जिससे राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी को फायदा हो सके, क्योंकि अमेरिका में एक बड़ा तबका भारतीयों का भी रहता है। दोस्तों, इंडिया की पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि किसी भी हाल में पड़ोसी से रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए इंडिया प्रस्तावित G11 ग्रुप में शामिल भी होता है तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते चाइना से खराब हों। लेकिन एक कयास ये लगाया जा रहा है, अगर प्रस्तावित G11 ग्रुप में इंडिया शामिल हो जाता है तो अमेरिका और चाइना के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसका सामना इंडिया को भी करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, इंडिया को काफ़ी सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। इसके अलावा इंडिया को घरेलू मोर्चे पर भी काम करने की ज़रूरत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर इंडिया आर्थिक तौर पर तो मजबूत हो सकता है, लेकिन नैतिक तौर पर मजबूत होने के लिए उसे सामाजिक विषमता को दूर करना ज़रूरी है। इसके अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण को खत्म करना होगा और मीडिया को ताकतवर भी बनाना होगा। दूसरे देश जो औद्योगिकरण में विकास कर रहे हैं उनके विकास मॉडल को अपनाना होगा, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान देना होगा कि जो ट्रेड यूनियन है उनको भी मजबूत किया जाए और मजदूर वर्ग का शोषण भी ना हो, और साथ ही साथ पर्यावरण में प्रदूषण भी कम हो। तो जाहिर सी बात है, इंडिया को काफ़ी कदम उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।